अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शारिक मकबूल आपको खुशामदीद करता हूँ हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल ऑपरेशन तज्जिया में। आज 31 दिसंबर 2022 है, यानी साल का आखिरी दिन है और हफ्ते का दिन है। आज रात लोग न्यू ईयर नाइट मनाएंगे। वैसे उनसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, मैं किसी की खुशियों में शायद हायल होना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि कम से कम दूसरों का ख्याल किया जाए। बेवजह फायरिंग, साइलेंसर निकाल कर मोटरसाइकिलें चलाना या मोटरसाइकिल पे बेवजह के तमाशे दिखाना, आप अपनी जान को रिस्क में डालना, ये किसी भी तरह से अक्लमंदी का सौदा नहीं होगा। तो खुद भी खुश रहे और बाकियों को भी खुश रहने दें और किसी को तंग ना करें। ये एक छोटा सा मैसेज मैं न्यू ईयर नाइट के हवाले से लोगों की तरफ पहुंचाना चाहता हूं, अपने इस प्लेटफॉर्म की तरफ से। नाज़रीन, मैंने जैसे कि आपसे जिक्र किया था कि बलूचिस्तान में इस वक्त गवादर में 2 महीने से पुरअमन एहतजाज चल रहा है, और जैसे कि मैंने उसमें आपको बताया था कि ये एहतजाज चल क्यों रहा है। मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि जिस तरह से गवादर ने तेजी से इस वक्त तरक्की की है और अभी और मजीद तरक्की करनी है, तो अब वहां पे एलीट क्लास का दाखिला शुरू हो गया है। अब एलीट क्लास के दाखिले के बाद उनको वो जो गरीब माहीगीर जो ओरिजिनल गवादर के रिहायशी हैं, वो उनको बुरे लगने लगे हैं, क्योंकि वो शहर के बीचों बीच में रहते हैं और नो डाउट उनका एक्सेस भी पूरे शहर में रहता है। अगर आप गवादर को नक्शे को गौर से देखेंगे तो गवादर बेसिकली इस तरह से एक त्रिकोण है जो कि समंदर की तरफ निकला हुआ है, यानी उसके तीनों तरफ समंदर आता है और एक तरफ उसकी ज़मीन आती है, और वो समंदर के साथ उसकी पट्टी भी चलती है और बहुत ही यानी खूबसूरत है। अब हो क्या रहा है कि इन माहीगीरों को किस तरह से निकाला जाए, तो ये दुनिया का एक पुराना तरीका है कि आप उनको पहले मनाएं, राज़ी करें, ख़रीदने की कोशिश करें, लेकिन वो राज़ी नहीं हो रहे तो उनका वहाँ पे जीना मुहाल कर दें। स्पेशली उनका अगर आप रोज़गार बंद कर देंगे जो कि माहीगीरी है, तो फिर उसके बाद वो वहाँ से जाने पे वैसे ही मजबूर हो जाएंगे, फिर औने पौने दाम में अपनी जो भी उनकी प्रॉपर्टी है वो बेच के वहाँ से चले जाएंगे। तो अब हो क्या रहा है कि समंदर में जो वो मछली पकड़ने जाते हैं, तो समंदर में अब बड़ी बड़ी सी मशीनें आई हैं, और एक तो वो जो मछली है वो पकड़ के जा रही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ कर रहे हैं, प्रॉब्लम यहाँ कर रहे हैं कि वो मछली की नस्ल कुशी कर रहे हैं। अब इस नस्ल कुशी के 2 तरीके हैं जो कि वो मशीनें कर रही हैं। एक तो कभी भी जो माहीगीर का जाल होता है उसमें छोटी मछली यानी जो मछली का बच्चा होता है वो नहीं फंसता है, यानी वो पानी में छोड़ दिया जाता है, वो अफजाइश पाके जब बड़ा होता है तब फिर उसको पकड़ा जाता है। तो इस तरह से नस्ल कशी नहीं हो रही। लेकिन जो ये मशीनें हैं ये बहुत ही बारीक जाल ला रही हैं जिसमें छोटी मछली भी आ रही है, यानी वो बड़ी होगी नहीं तो फिर पकड़ी ही नहीं जाएगी। फिर दूसरा एक तरीका ये होता है कि समंदर की तह में जो इनकी ग़िज़ा होती है मछलियों की, और जो वो वहाँ पे अंडे देती हैं, यानी उनके घोंसले टाइप जो चीज़ें होती हैं, उनको जड़ से उखाड़ा जा रहा है। यानी ना बचेगी ग़िज़ा, ना बचेंगे घोंसले, ना बचेगा बच्चा, और बड़ा भी पकड़ लिया तो फिर मछली की नस्ल कुशी हो गई। यानी इस इलाके से मछली ही ख़त्म कर दी जाए, ना माहीगीरी को मछली मिलेगी, ना वो वहाँ रहने की ज़िद करेंगे, और उसके बाद वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जो या उनके पास जो कुछ भी है औने पौने दाम में बेचकर, और वो वहाँ से हिजरत करके कहीं और चले जाएंगे अपने रोज़गार के सिलसिले में। यही एक मेन वजह है इस वक्त गवादर में, जो कि 2 महीने से वो लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अब उस पुरअमन एहतजाज पे प्रॉपर तरीके से पुलिस की तरफ से शुरू हो गई है लाठी चार्ज और उसके बाद गिरफ्तारियां। अब ये पहले ही बलूचिस्तान एक एहसास महरूमी में चल रहा है, और उसके बाद अगर इस एहसास महरूमी को इस तरह से अगर बढ़ाया जाएगा तो फिर बात कहाँ तक पहुँचेगी। हुकूमत को इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल, बल्कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। कुछ बयानों को शामिल करते हैं इस वक्त कि इमरान रियाज खान साहब फरमाते हैं, हम 75 साल से फ़ौज के साथ खड़े थे, अब फ़ौज की बारी है, फ़ौज ने फैसला करना है कि वो हम आवाम के साथ खड़ी है या एक करप्ट टोले के साथ खड़ी है। जैसे कि मैंने आपको बताया अपने पिछले 2 व्लॉग्स में कि
टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने के बारे में सोचा जा रहा है, उस हवाले से ये कहना चाह रहे हैं कि आया उसी करप्ट टोले को अभी भी बचाना है या फिर अवाम की तरफ जाना है, यानी इलेक्शंस करवाने हैं। एक खबर के मुताबिक 3 साल इमरान खान वज़ीर आज़म था और बस यही 3 साल पख्तूनों ने अमन में गुजारे हैं, न ड्रोन, न ऑपरेशन, न बमबारी। लेकिन जब से खान गए हैं वापसी ये सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। और ऐसा क्यों होता है? आखिर इमरान खान रोक रहा है तो यानी रोका जा सकता है, लेकिन ये हुकूमत इसकी तरजीहात में शामिल ही नहीं है इस दहशतगर्दी को रोकना। हारून रशीद साहब फरमाते हैं, व्हाइट हाउस और पेंटागन में इस वक्त इमरान खान को सलाहुद्दीन अय्यूबी के तौर पर देखा जा रहा है, जो दरअसल अमेरिका को फतह करने जा रहा है। एक अमेरिकी सेनेटर ने कहा कि खान का कोई ज़ाती मफाद या एजेंडा नहीं है, ये पाकिस्तान का नहीं आलमी इस्लाम का लीडर बनकर उभरा है, जिसका बयानिया अमेरिका को फतह करना है। ये बात हमारे लोकल जो रहनुमा हैं उनको भी समझाइए, जो अपोजिशन लीडर या इस वक्त वो हुकूमत में यानी इमरान खान के जो अपोजिट लीडर्स हैं उनको भी समझाइए। वो तो कहते हैं कि ये फॉरेन एजेंडा चला रहा है, ये फॉरेन एजेंट है, ये यहूदियों का एजेंट है। वो बंदा जो मुल्क छोड़ के नहीं जाता, यानी गोलियां लगने के बाद अपना इलाज भी पाकिस्तान में करवाता है, और तकरीबन उसको इतना लंबा अरसा हो गया अभी तक मुल्क से बाहर चक्कर नहीं लगाने गया है, तो वो एजेंडा कैसे चला सकता है फॉरेन का? थोड़ा सा तो सोचिए कि वो बाहर का एजेंडा कैसे चला सकता है। फ़ोन पे तो वो अहकामात लेने से रहे, क्योंकि फ़ोन रिकॉर्डिंग तो आपके सामने है। जब जाली बन रही है तो कोई अगर ओरिजिनल हत्थे चढ़ गई तो सोचे क्या हाल करेंगे वो लोग खान का। तो किस तरह से वो एजेंडा चला रहा है, जबकि अमेरिकन सेनेटर कहता है कि इसका कोई ज़ाती मफाद ही नहीं है, एजेंडा ही नहीं है, और ये पाकिस्तान का नहीं आलमी इस्लाम का लीडर बन के उभरा है। ख़बरों की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मलिहा हाशमी साहिबा कहती हैं, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं आज़म सवाती के केस को लेकर। आज़म सवाती के जिस्मानी रिमांड में 14 दिन की मज़ीद तोसी, अभी तक केस का चालान तक पेश करने की जहमत नहीं की गई। जितना गुस्सा और ज़ोर आज़म सवाती के ख़िलाफ़ लगाया जा रहा है, काश TTP के ख़िलाफ़ इसका 1% भी ज़ोर बर वक्त लगा लेते तो आज दहशतगर्दी दोबारा सर ना उठाती। यानी कितनी अच्छी सोच है। आप उस 75 साला बुजुर्ग के पीछे लगे हुए हैं और उसको किस तरह से केसों में उलझाना है, किस तरह पकड़ना है, किस तरह पुलिस की फुर्तियां देखी जाती हैं कि वो बलूचिस्तान की पुलिस पंजाब पहुंच जाती है, और जब बलूचिस्तान से रिलीफ मिलता है तो सिंध की पुलिस बलूचिस्तान पहुंच जाती है, जब सिंध से रिलीफ मिलता है तो वफाकी पुलिस जल्दी से पहुंच जाती है कराची। यानी अगर 1% भी आप उसका दहशतगर्दी को रोकने के पीछे लगाते तो इस वक्त दहशतगर्दी पे आप अच्छा खासा कंट्रोल ले चुके होते हैं। हामिद मीर साहब फरमाते हैं, इमरान खान चाहे तो जनरल बाजवा के बारे में 2-3 नहीं बल्कि 5-6 ऐसी बातें बता सकते हैं जिससे मुल्क में बहुत बड़ा तूफान बर्पा हो सकता है, लेकिन इमरान खान नहीं बता रहे। ये बेसिकली उन्होंने जनरल बाजवा साहब को जवाब दिया है उस बात का जो कि जनरल बाजवा साहब ने बयान दिया था कि अगर मैं इमरान खान के बारे में बताऊं तो मुल्क में तूफान खड़ा हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब के पास आपकी बातें नहीं होंगी? जनाब, एक बयान शामिल करेंगे अनवर मकसूद साहब का। जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया कि मैं अनवर मकसूद साहब को बज़ाते ख़ुद बहुत पसंद करता हूं और मैं उनके बयानात को हमेशा अपने वीडियोस में शामिल करता हूं। वो कहते हैं कि जापान एटम बम खाकर भी तरक्की कर गया, पाकिस्तान एटम बम बनाकर भी मकरूज हो गया। तरक्की बम से नहीं, इंसाफ, सोच और मेहनत तालीम से होती है। यानी हम ये सोच रहे हैं कि एटम बम बना के हमने तरक्की कर ली, लेकिन हमने ना तो इंसाफ पे काम किया, ना तो मेहनत की, और ना ही तालीम पे काम किया। और तालीम के बगैर कोई मुल्क क्या चलेगा? नाज़रीन, खबरें और भी बहुत सारी हैं। खबरों की डेवलपमेंट इस वक्त बहुत तेज़ी से जारी है। एवरी आवर खबरें रिलीज़ हो रही हैं। वीडियो का वक्त पूरा हो जाता है। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नई खबरें और उन पर तज्जियों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।